स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग पवन के बारे में देखेंगे। पवन यानी हवा, वायुमंडल। कुछ मंडल होता है, देख लेते हैं कौन कौन से मंडल होते हैं, पहले उसके बारे में बता लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी का एक चित्र बना हुआ है। पृथ्वी पर जैसा कि पता है सभी लोगों को 70% जल की मात्रा है। यहाँ पे ये जल वाला भाग देख लेते हैं। अगर तो 70% जल है, यानी जलीय मंडल, जिसको हम जलीय मंडल के रूप में जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलमंडल। और पृथ्वी जो है उससे लगभग जो हमारा धरातल है, धरातल से 800 किलोमीटर ऊपर तक, और कहीं कहीं इसको हम जानते हैं 1600 से 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो वायु से यानी पवन से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इस क्षेत्र को हम कहते हैं वायुमंडल। असीमित अंतरिक्ष तक का जो क्षेत्र है हमारे सतह से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक है, लेकिन मुख्य रूप से जो 800 किलोमीटर तक है, जहां तक जीव के पाए जाने की ज्यादा संभावना रहती है, उसको वायुमंडल हम कहते हैं। जो इस पृथ्वी पर जो स्थल का स्थान, तो 30% भाग पर स्थल है, जिसे स्थलीय मंडल कहते हैं। इस तरह से वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों मंडलों पे, जो कि तीनों जगह जीव पाए जाते हैं, जो वायुमंडल में भी, जलीय मंडल में भी और स्थलीय मंडल में, इन सबको मिलाकर हम जीव मंडल कह सकते हैं। जीव मंडल। जलीय मंडल, स्थलीय मंडल, वायुमंडल। तो स्थलीय मंडल हम लोग पढ़ चुके हैं, जलीय मंडल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नदी, झील, झरने आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, समुद्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि वायु का संगठन कैसा है, यानी कि वायु में क्या क्या चीजें हैं, मिश्रण है। वायु में जो संगठन है, जिस चीज का जो चीजें मिली हुई हैं, तो उनका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो जिसका निश्चित अनुपात नहीं होता उसे हम मिश्रण कहते हैं, और यदि एक निश्चित अनुपात में कई पदार्थ मिले होते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो चूंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन आदि तमाम गैसें जो है वायुमंडल में घुली हुई हैं, इसलिए हम इसको एक मिश्रण बुलाते हैं। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में, चूंकि कभी आप पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन होता है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है जो लगभग 21% होता है, और तीसरे स्थान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीसरा स्थान है आर्गन है, जो 18.93% पाया जाता है आर्गन। ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और तीसरे स्थान पे आपका है ये आर्गन, और चौथे पे आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी लगभग 1% के आसपास आर्गन पाया जाता है वायुमंडल में। तो अब हम देख लेते हैं कि वायु मतलब पवन क्या होता है। पवन होता है वायु की एक निश्चित मात्रा जो लगातार गतिमान रहती है और मौसम के अनुसार ही बदलती भी रहती है, इन्हें हम कहते हैं वायु कहते हैं, पवन कहते हैं। इसके पर्यायवाची भी हैं, पवन, वायु, हवा, मारुत। अब देखते हैं हम वायुमंडल की जो है, ये हमेशा एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, जो हवा जो होती है यानी पवन जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता रहता है। जहां निम्न दाब का क्षेत्र होता है वहां तुरंत हवाएं गतिमान हो जाती है वहां जाने के लिए। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा वायु का गति होता रहता है। हम देखते हैं वायुमंडल की परतें। जो हमारा वायुमंडल की परतें हैं, 5 परतें मुख्य रूप से पाई जाती है वायुमंडल में। तो हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 मंडल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे धरातल से लगभग ध्रुवों पर देखें और भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक, और ध्रुवों पर देखा जाए तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। कई बार पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा गया ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल नहीं पूछा गया, ट्रोपोस्फीयर पूछा गया, इसलिए इसको इंग्लिश में भी याद करना बहुत जरूरी है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर।
तो पहले देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में देख लेते हैं। क्षोभ मंडल हमारे स्थल मंडल से जुड़ा हुआ है और इसमें ये काफी घना है, सभी मंडलों में सबसे घना है क्षोभ मंडल। और इसमें जलवाष्प, धूल के कण, आर्द्रता और जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में ही होते हैं। या कहीं कहीं 8 से 16 किलोमीटर मैंने बताया, जैसा कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका लेयर पाया जाता है। जिस लेयर, इसके ऊपर का जो लेयर है वो आपका समताप मंडल है। तो समताप मंडल और इस क्षोभ मंडल के बीच में एक लेयर पाती है, एक सीमा रेखा होती है, उसको जो है ट्रोपोपॉज कहा जाता है, यानी क्षोभ मंडल सीमा, ट्रोपोपॉज है। इस चित्र में आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये रेखा जो है एक यहाँ ध्रुवों पे हम ले लेते हैं और ये जो है भूमध्य रेखा पे देखते हैं, तो ये 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और इधर 16 किलोमीटर ऊंचाई। इस स्तर में यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है। और इसमें वास्तविक बात जो है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हर 165 मीटर की ऊंचाई पर ये गिर जाता है। तो उसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ताप ह्रास दर किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अब हम दूसरा मंडल देखेंगे जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर। नंबर 1 ट्रोपोस्फीयर और उसके ऊपर जो पाया जाता है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसमें भी वही होता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता रहता है। और इस मंडल की सबसे जो जरूरी बात है, खूब अच्छी बात जो है, हमारे वायुमंडल में सब एक छतरी की तरह का जो ईश्वर ने वरदान प्रदान किया है लोगों को, जो हमारे सूर्य की किरणों से आने वाली खतरनाक किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन परत कहलाती है। तो ओजोन परत हमारी इसी स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में 20 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन लेयर पाया जाता है। मान लेते हैं ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनोस्फीयर कहते हैं। 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो खतरनाक होती हैं मानव जीवन के लिए, जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, यानी पराबैंगनी किरणें जिसको कहते हैं। इस पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परतें पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। इनको अल्ट्रावायलेट किरणों को यानी पराबैंगनी किरणों को नीचे नहीं आने देती है पृथ्वी पर। सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन कुछ CFC आदि गैसों के कारण इनमें अंटार्कटिका पे इसमें छेद होने लगा है। हालांकि इस समय CFC की मात्रा शायद घटी है, क्योंकि क्षेत्र वो जो है थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो है समताप मंडल, जैसे हमने बताया 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 8 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक जो है स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। ये यहाँ से 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी यहाँ पर तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए तापमान गिरता ही जा रहा है, तो वहां तक गिरते गिरते हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। क्योंकि ये समताप मंडल कहलाता है, तो यहाँ बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान लगभग सामान्य होता है। इसलिए 165 मीटर का गिरता है डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे वायुयान या हवाई जहाज जो है उड़ाने में सबसे ज्यादा इसी स्तर में, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल। वायुयान की जो गति होती है सब इसी समताप मंडल में होती रहती है। और उल्कापिंड यानी शूटिंग स्टार भी इसी में होता है, उल्कापात भी इसी में होते हैं। देखते हैं उल्कापात जो होते रहते हैं, उल्कापात यानी शूटिंग स्टार यहाँ तक दिखाई पड़ते हैं, समताप मंडल तक दिखाई पड़ते हैं और समताप मंडल के बाद जो है जल जाते हैं। अगला मंडल देखते हैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल पाया जाता है, यानी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर इसमें
जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, यानी प्रोपोर्शनली होता है। यहाँ तापमान 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते तापमान घटते घटते लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। इसमें भी उल्कापात दिखाई पड़ते हैं और इस मध्य मंडल से होते हुए ये समताप मंडल में जाते हैं और शूटिंग स्टार यानी उल्कापिंड अक्सर जल जाया करते हैं। पृथ्वी के घर्षण से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं शूटिंग स्टार यानी उल्कापात, तो वे घर्षण के कारण अधिकांश तो जल जाते हैं, जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापात पृथ्वी पर गिरते हैं और बड़ा सा गड्ढा का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं उल्कापिंड कहते हैं। मेटेओर्स के रूप में सुरक्षा करती है। अगला हम देखेंगे आयनोस्फीयर या आयन मंडल है। मध्य मंडल में ज्यादा कुछ नहीं है महत्वपूर्ण। 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अगला हमारा पाया जाता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में 80 से 500 किलोमीटर पर चूंकि आयनों की मात्रा अधिक होती है, विभिन्न धातुओं के आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ये रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे हमें दूरदर्शन, समाचार चैनल्स आदि उनको देखने सुनने में आसानी होती है। रेडियो संचार के लिए यानी रेडियो वेव्स को रिवर्स कर देती है, महत्वपूर्ण है। और ये भी हमारे हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर इनमें भी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ हम देखते हैं उल्कापिंड से रक्षा भी करते हैं हमारे आयनोस्फीयर। जब उल्कापिंड आयन मंडल में प्रवेश करते हैं तो विभिन्न आयनों के कारण ये उल्कापिंड जल जाते हैं या जलकर बहुत छोटी मात्रा में पृथ्वी पर गिरते हैं या खत्म भी हो जाते हैं। शूटिंग स्टार्स उल्का के रूप में ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी उल्का पिंडों से भी आयनोस्फीयर रक्षा करते हैं। अगला हम देखेंगे वायुमंडल, यानी 500 से 600 किलोमीटर तक जो है हमारा थर्मोस्फीयर होता है। उसके बाद की जो 500 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष तक की जो क्षेत्र होते हैं उनको हम बहिर्मंडल में देखते हैं। यानी 500 किलोमीटर के ऊपर जो अंतरिक्ष तक सब बहिर्मंडल होता है। और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता होती है। जैसे जैसे ऊंचाई हम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इनमें मुख्यतः 2 लेयर होते हैं। वायुमंडल में 2 लेयर होते हैं। इस लेयर को हम वान एलन की विकिरण परत भी कहते हैं। वान एलन की विकिरण परत या बेल्ट्स भी कहते हैं। वायुमंडल में यहां देखते हैं इस तरह से हमने देखा जो वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की जो घटक है उसको विभिन्न लेयरों में बांटा गया। सबसे पहले हमने देखा ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, फिर मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, फिर आयनोस्फीयर जो कि थर्मोस्फीयर में पाया जाता है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, और उसके बाद फिर एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। इस तरह से हमने पूरा संरचना देख लिया। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। किसी निश्चित इकाई पर पड़ने वाले विभिन्न मंडलों का, इन विभिन्न गैसीय मंडलों का जो दबाव पड़ता है किसी निश्चित क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। निश्चित इकाई के क्षेत्रफल पर जितना दबाव पड़ता है वायुमंडल का उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की मापन जो हम इसको वायु दाब मापी से कहते हैं, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। कभी कभी बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तो उस अचानक बैरोमीटर की गिरावट को हम तूफान का संकेत कहते हैं। इसमें गिरावट को हम तूफान का संकेत कहते हैं। प्राय पूछा जाता है क्वेश्चन इस द्वारा। अब हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब कहाँ अधिक होता है, वायुमंडलीय दबाव कहाँ कम होता है। तो समुद्र तल से चूंकि हमने यहाँ पे देखा था कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है वायुमंडल, तो वहां पे विषुवत रेखा पे हमें वायुमंडलीय दाब अधिक महसूस होगा क्योंकि 16 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है।
तो इसलिए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, जबकि पर्वतों पर या कहें कि ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब हम देखेंगे इन्हीं वायुमंडलीय दाब के कारण ही वायु दाब की तमाम कई पेटियों का निर्माण होता है पूरी पृथ्वी पर। तो अब हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय यानी वायु दाब पेटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। धरातल पर कौन कौन सी वायु दाब पेटियां पृथ्वी पर है। इस चित्र को देखते हैं ध्यान से। इसमें विभिन्न पवनों को दिखाया गया है। पवन को हमने पहले भी बताया कि अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ पवनों का प्रवाह हमेशा होता रहता है। तो पवनों को हम देखते हैं, 3 प्रकार की मुख्य पवनें होती हैं हमारी पृथ्वी पर जो पाई जाती है। इनको हम पवनों को 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला होता है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें जिनको हम प्रचलित पवनें कहते हैं या सनातनी पवन भी कहते हैं। सनातनी पवनें यानी प्लेनेटरी पवन भी कहते हैं इनको हम, या प्रीवेलिंग पवनें, वाइंड्स भी उनको हम कहते हैं। और अस्थायी पवनें होती हैं, इनका चूंकि नाम से ही पता चलता है अस्थायी पवनें, और निश्चित दिशा में साल भर जो है हमेशा ये कि निश्चित दिशा में ही इनका प्रवाह होता रहता है। अब अस्थायी पवनें कई हैं, इस चित्र के द्वारा भी इनको देख सकते हैं हम कि कुछ पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, कुछ पछुआ पवनें और कुछ ध्रुवीय पवनें। तो देख लेते हैं। पहले देखते हैं सामयिक पवनें। दूसरा है, पहला अस्थायी पवनें हो गया, दूसरा हो गया सामयिक पवनें। मौसम और समय के साथ साथ जिन पवनों में परिवर्तन हो जाता है उनको हम सामयिक पवनें या करंट वाइंड्स भी कहते हैं। ये मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, कभी पूर्व से पश्चिम की दिशा, पश्चिम से कभी पूर्वाई चलती है, कभी पछुआई चलती है। तो उन पवनों को हम सामयिक पवनें कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय तापमान और वायु दाब के कारण जिन पवनों में जो पवनें उत्पन्न होती हैं, स्थानीय स्थान का स्तर पर ताप और दाब के कारण जो पवनें उत्पन्न हो जाती हैं उनको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। तो सामयिक पवनें होंगी करंट वाइंड्स, और एक स्थानीय होती है लोकल वाइंड्स होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अस्थायी पवनें हैं जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है उनके बारे में देखते हैं। तो 2 ये सामयिक पवनें जो करंट वाइंड्स होती है, अचानक उत्पन्न होती है, इनमें मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कभी पूर्व की हवा चलते हैं, पूर्वाई, कभी पछुआई, तो वो सब सामयिक पवनें हैं। स्थानीय पवनें कुछ स्थान पे ताप और दाब के कारण उत्पन्न हो जाती है, इस चक्रवात टाइप में। तो आगे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है। अब हम महत्वपूर्ण जो अस्थायी पवनें हैं 3 उनको देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसा कि हम देख रहे हैं पृथ्वी पर 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब के कारण ही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ जो है तापमान पृथ्वी का जो है सूरज की रोशनी बराबर पड़ती रहती है भूमध्य रेखा पर, इस कारण से तापमान यहाँ अधिक होता है, यानी सूर्यताप बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे बराबर वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ की पवनें ऊपर उठती रहती हैं और निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन निम्न दाब के क्षेत्र को उत्पन्न होने के कारण जो आसपास की पेटियों की पवनें हैं वे पवन इधर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग ध्यान से। तो दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी गोलार्ध से भी पवनें प्रवाहित होने लगती हैं और उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध की पवनें भी। जो पवनें इनकी तरफ प्रवाहित होती हैं वे व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। कौन सी पवनें कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। इनकी दिशा हम अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। इस तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा हम देखेंगे तो दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इन पवनों का प्रवाह होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है जिसमें इन पवनों का प्रवाह होता रहता है। किन पवनों का? ट्रेड्स वाइंड का, यानी व्यापारिक पवनों का प्रवाह हो रहा है। अब हम अगला देखेंगे पछुआ पवनें। पछुआ पवनें या इनको हम विरुद्ध यानी व्यापारिक पवनें की विपरीत पवनें कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पवनों की जो दिशा होती है वो व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में गति करती है। यानी इस क्षेत्र को हम देख रहे हैं 30 अंश से 35 अंश अक्षांश रेखाओं से लेकर 60 अंश तक की, 30 अंश से 35 अंश
अक्षांश से लेके 60 से 65 अंश अक्षांश रेखाओं के बीच जो बहती है पवनें, उनको हम पछुआ पवनें कहते हैं। अब पछुआ पवनों की गति क्या होती है? पश्चिम से चलने वाली पवनों को ही पछुआ पवनें कहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी दिशा इधर है, तो पश्चिम से पवनें इधर बह रही हैं, देख रहे हैं। तो इनकी जो दिशा होती है उल्टी दिशा होती है पछुआ पवनों की, किसके? व्यापारिक पवनों के विपरीत। यानी ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है पवनें। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अगर हम इनको दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती रहती है पवनें। इन पवनों में कुछ महत्वपूर्ण पवनें हैं, उनको हम देखेंगे। 40 डिग्री अक्षांश पर जो पवनें दोनों, चूंकि सबसे ज्यादा पृथ्वी के हम चित्र में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कम होने के कारण वहां प्रचंड पवनें चलती रहती है, काफी तीव्र गति से पवनें चलती रहती हैं, तो उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखते हैं। गरजता चालीसा, 40 अंश अक्षांश पे चलने वाली जो तीव्र प्रचंड रेखाएं गति की पवनें होती हैं उनको हम गरजता चालीसा कहते हैं। रोलिंग वाइंड्स यानी रोलिंग 40s कहते हैं। दूसरा है भयंकर 50, फ्यूरियस 50s। 50 अंश अक्षांश रेखा पर भयंकर तीव्र गति की जो पवनें चलती हैं उनको हम भयंकर 50 कहते हैं। और तीसरा है चीखता 60 यानी श्रीकिंग 60s। तो 60 अंश अक्षांश पर जो तीव्र पवनें चलती हैं उनको हम चीखता 60 कहते हैं। एक चीज और देखने वाली चीज है, जो 30 अंश से 35 अंश अक्षांश पर जो तीव्र गति की पवनें चलती हैं उनको हम, उस अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। इस 30 अंश से 35 अंश के अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ ताप और दाब बहुत अधिक होता है, तो इसको अश्व अक्षांश कहने के पीछे एक जो है कारण है मुख्य रूप से प्राचीन काल में पवनें जो नावें चलती थी वो उनमें पाल लगे होते थे। पाल के कारण ही वो हवाओं से गति करती थी, यानी नावों की जो गति होती थी समुद्र में वो हवाओं के कारण होती थी, दिशा परिवर्तन। तो कभी कभी क्या हो जाता था, उस नाव के वजन को, चूंकि यहाँ काफी तेज हवाएं चलती थी तो वजन अधिक होने के कारण उन नावों के भार को कम करने के लिए व्यापारी अपने घोड़ों को समुद्र में धकेल देते थे, जिसके कारण गिरा देते थे समुद्र में, जिसके कारण इस अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण चीजें थी इस अक्षांश में। अश्व अक्षांश, गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60, 4 महत्वपूर्ण। अगला हिस्सा हम देखेंगे जो है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवों को पवनें ठीक पछुआ पवनों के विपरीत चलती हैं। पछुआ पवनों के विपरीत ध्रुवों पर जो पवनें चलती है इनको हम देखेंगे। नीचे जो मध्य में है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जबकि हम इसमें देखते हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, देखिए निम्न वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, फिर निम्न वायुदाब पेटी और फिर उच्च वायुदाब पेटी। इसका एक लेयर स्तर बना होता है। यहाँ के बाद 30 अंश से 60 अंश के बीच में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों अक्षांशों में बहेंगे। यानी देखें निम्न वायुदाब पेटी यहाँ पे है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 अंश उत्तरी से 5 अंश दक्षिणी, और ठीक 5 अंश से 30 अंश उत्तरी और 5 अंश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। ठीक 30 अंश से 60 अंश उत्तरी और 30 अंश से 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों में उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी पाया था। ठीक 60 से 90 अंश तक के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां पाई थी, जिनकी दिशा ठीक पछुआ पवनों की विपरीत होती है और व्यापारिक पवनों के समान होती है। व्यापारिक पवनों के समान देखते थे यहाँ, जैसे व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती हैं, उसी तरह पूर्वी पवनें भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें और पूर्वी पवनों की बहने की दिशा जो होती है सेम होती है। उसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में भी व्यापारिक पवनों और पूर्वी पवनों की बहने की दिशा सेम होती है। आज इतना ही करो, फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। चक्रवात आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।